हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम किसी पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 5, 10, 20 या 30 रुपए के बहुत सारे स्टॉक आते हैं। और हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक 100 रुपये भी हो गया तो हमें मल्टीबैग रिटर्न मिल जाएंगे। सुनने में ये तर्क बहुत अच्छा लग रहा है, बट रियलिटी तो ये है कि अगर कोई स्टॉक आज पेनी स्टॉक है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और जनरली हम उस रीज़न को नेगलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है और स्टॉक में जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। तो आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो हमें प्राइस वाइज तो पेनी स्टॉक लगेगा, बट मैं आपको बता दूं कि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जो अक्सर हमें पेनी स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। तो मैं बात कर रहा हूँ आईआरएफसी स्टॉक की। इसका आईपीओ 2021 में आया, पर यह पिछले 30 साल से इंडियन रेलवे के लिए काम कर रही है। आईआरएफसी की शुरुआत 1986 में इंडियन रेलवे को फाइनेंस रिलेटेड सर्विस देने के लिए की गई। आईआरएफसी डोमेस्टिक तथा ओवरसीज कैपिटल मार्केट से पैसे उठाकर इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। आईआरएफसी एक आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो नॉन डिपॉजिट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। अब हम इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईआरएफसी फंड रेज कैसे करता है। ये एक पीएसयू है। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आसान भाषा में बात करें तो इसके प्रमोटर गवर्नमेंट ही है। इसी कारण आईआरएफसी को फंड रेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट लेंडर को डिफॉल्ट से फुल प्रोटेक्शन देती है। आईआरएफसी टैक्स फ्री बॉन्ड्स, पेंशन फंड और बोरिंग्स के जरिए फंड रेज करती है। तो दोस्तों, अब हम आईआरएफसी के फंड एलोकेशन को देखते हैं। मतलब आईआरएफसी ने जो भी फंड रेज किया है उसका आईआरएफसी कैसे यूज़ कर रही है। तो दोस्तों, जो भी आईआरएफसी ने फंड रेज किया है उससे वह इंडियन रेलवे के लिए रोलिंग एसेट जैसे रेलवे इंजन, बोगी, कार्गो को बाय करती है और इंडियन रेलवे को लीज पर दे देती है। और कुछ पैसे को लोन बिजनेस में भी यूज़ करती है। आईआरएफसी भारतीय रेलवे की दूसरी ब्रांच जैसे रेलटेल, कोकन रेलवे, आरबीएनएल को भी फाइनेंस सपोर्ट देती है। दोस्तों, अब तक हमने आईआरएफसी के फंड रेज और एलोकेशन को समझ लिया। अब हम आईआरएफसी की अर्निंग को समझते हैं। यहाँ पर जो भी एसेट आईआरएफसी ने बाय किए, ये उन्हें इंडियन रेलवे को 30 साल के लीज पीरियड पर दे देती है और बदले में इंडियन रेलवे हर 6 महीने में रेंट पे करता है आईआरएफसी को। और जैसे ही 30 साल का पीरियड पूरा हो जाता है तो आईआरएफसी सभी एसेट्स को इंडियन रेलवे को ट्रांसफ़र कर देती है और बदले में बल्क पैसा ले लेती है। और इस पैसे पे आईआरएफसी को टैक्स एजम्पशन भी मिलता है, क्योंकि ये सभी डेप्रिसिएटिंग एसेट है। डेप्रिसिएटिंग एसेट वो होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। अब अगर हम लोन के रीपेमेंट की बात करें तो इंडियन रेलवे हर 6 महीने में जो रेंट देती है उससे आईआरएफसी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे कर देता है। अब आप इस बिजनेस मॉडल में सभी पार्टिसिपेंट्स को विन विन सिचुएशन में देखोगे। लेंडर की बात करें तो उसे अपने पैसे के रीपेमेंट पर इंडियन रेलवे की तरफ से फुल गारंटी मिल रही है। आईआरएफसी की बात करें तो ये एक भी पैसा अपने पास से लगाए इस बिजनेस को कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है। इंडियन रेलवे को सभी एसेट ईएमआई पर मिल रहे हैं जो धीरे धीरे करके उसकी ईएमआई दे देगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीए होने का खतरा ही नहीं है। अब हम आईआरएफसी के फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, फिर कोयले से चलने वाले इंजन आ गए और आज बिजली और सीएनजी से इंजन चलाए जा रहे हैं। वहीं बोगी और कार्गो की बात करें तो वो भी टाइम के हिसाब से बदल रहे हैं। आज रेलवे के डिब्बे में बैठकर आपको लगेगा कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आईआरएफसी का बिजनेस तो कभी भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो आईआरएफसी 43,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है जो 33 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं स्टॉक के पी और बुक वैल्यू की बात करें तो ये आपको कम ही दिखेंगे, जो कि एक पीएसयू स्टॉक में आम बात है। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें जो कि 4.22% है तो ये बहुत ज़्यादा है। इतना तो बैंक अपनी एफडी पर रिटर्न भी नहीं देते। वहीं फेस वैल्यू 10 रुपये की है। मतलब अगर फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट होकर फेस वैल्यू 1 रुपये हो जाती है तो आज जितने भी शेयर आप खरीद रहे हों वो भी फ्यूचर में 10 टाइम हो जाएंगे। मतलब 100 के 1000, 1000 के 10,000 और 10,000 के 1 लाख स्टॉक बन जाएंगे। वहीं चार्ट की बात करें तो आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 65% तक का रिटर्न तथा आईपीओ से अब तक की बात करें तो लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी में सबसे बड़ा एक्सपेंस तो इंटरेस्ट ही होता है। यहाँ पर आप एक्सपेंस को देख सकते हैं। कभी भी कंपनी ने 100 करोड़ से ऊपर एक्सपेंस नहीं किया है। वहीं इंटरेस्ट की बात करें तो मार्च 2023 में 4,895 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है आरएफसी ने। नेट प्रॉफिट वो पैसा है जो कंपनी के पास बच रहा है सभी एक्सपेंस को हटा के। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंटिन्यूस प्रॉफिट बढ़ रहा है और कहीं भी बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है।
ईयरली सेल्स की बात करें तो एक मजबूत सेल्स का डाटा नजर आ रहा है। 2012 में जहां 4,642 करोड़ की सेल्स होती थी, वहीं आज मार्च 2023 में 23,892 करोड़ तक सेल्स पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट भी 2012 से 2023 तक लगभग 12 गुना हो गया है। अब इससे ज़्यादा आपको फंडामेंटल से क्या चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास ही हैं। हालांकि 2-3 सालों में गवर्नमेंट 86% हिस्सेदारी से 75% हिस्सेदारी तक आ जाएगी। वहीं एफआईआई और डीआई भी कांस्टेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब आप सभी के मन में एक ही सवाल आएगा कि जब सब कुछ सही है तो स्टॉक 20-30 रुपये पर ही ट्रेड क्यों कर रहा है। तो इसका एक ही जवाब है कि ये एक पीएसयू है और किसी भी पीएसयू का फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट इसके कामकाज में कोई दखल नहीं दे रही। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और नई पॉलिसी आ जाए तो कंपनी का फ्यूचर भी इससे अफेक्टेड होगा। अगर हम इस एक पॉइंट को छोड़ दें तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि हमें आईआरएफसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आईपीओ से ही आईआरएफसी मेरी इन्वेस्टिंग लिस्ट में है। और ये मेरी इन्वेस्टिंग लिस्ट में कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो मैं स्टॉक्स को 3 कैटेगरीज में बांट लेता हूं। मान लेते हैं कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं 50 रुपये उन स्टॉक्स में लगाता हूं जहां मुझे सेफ्टी सबसे ज़्यादा मिले। दूसरे नंबर पर उन कंपनीज में 30 रुपये डालता हूं जहां पर मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा मिले। और लास्ट में 20 रुपये मैं वहाँ लगाता हूँ जहाँ मुझे फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न होने के चांस दिखाई देते हों। और साथ ही मैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो आईआरएफसी मेरी लिस्ट में 3rd नंबर वाली कंपनी है और मैं उसी हिसाब से इसमें पैसे लगाता हूँ। तो अब बात करें कि आईआरएफसी तो 33 रुपये के पास चल रहा है, तो क्या इस प्राइस पर इसमें पैसे डालना सही है। तो मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप इसमें कितने पैसे लगाने वाले हो। फिर जो भी अमाउंट आए उसे 10 भाग में बांट लो और एक भाग अभी लगा दें। इससे आपको फोमो नहीं होगा और अब आप वेट करो। आपको पूरा मौका मिलेगा निचले भाव पर खरीदारी करने का, क्योंकि मनी इज किंग। अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक कहीं नहीं जा रहा, पूरा मौका मिलेगा एंट्री लेने का। स्टॉक 25 रुपये तक भी आराम से जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।